दीपक नाम का एक डायरेक्टर अपना म्यूजिक वीडियो शूट करने के लिए अपनी टीम को लेकर एक बहुत ही पुराने बंगले में पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ पर आते ही हीरोइन और उसके टीम के साथ कुछ पैरानॉर्मल घटनाएं होना शुरू हो जाती है, जिस वजह से अब ये सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और अब यहाँ पर कुछ लोगों की मौत भी होना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, ये आत्मा किसकी है और वो इन लोगों को क्यों मार रही है? ये सारी घटनाएं उस आत्मा की वजह से हो रही है या फिर यहाँ पर कुछ और ही राज छुपा है? यही देखेंगे हम आज की मिस्ट्री थ्रिलर कहानी में, जिसका नाम है मैत्री। इस मूवी की कहानी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और वीडियो के एंड में आपको एक जबरदस्त ट्विस्ट भी देखने को मिलेगा, इसलिए दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों, मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। अगर आपको भी ऐसे ही साउथ के हॉरर मिस्ट्री मूवी देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में हमें जीनियस मूर्ति नाम के एक प्रोड्यूसर को दिखाया जाता है। उसकी गर्लफ्रेंड उसे शिकायत कर रही होती है कि तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे टॉप की हीरोइन बना दोगे, लेकिन अब तक तुमने मुझे एक भी प्रोजेक्ट में काम करने के लिए नहीं दिया है। मूर्ति कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं एक ऐसा प्रोड्यूसर हूँ जो रातों रात किसी को भी स्टार बना सकता हूँ। मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा प्रोजेक्ट ढूंढ रहा हूँ, इसलिए इतना टाइम लग रहा है। डोंट वरी, तुम्हें जल्दी काम मिल जाएगा। तभी हम मूर्ति के ऑफिस के बाहर दीपक नाम के एक डायरेक्टर को और उसके दोस्तों को देखते हैं, जो कि मूर्ति के ऑफिस के अंदर आ जाते हैं। अब मूर्ति दीपक को अंदर बुलाता है और वो अपने प्रोजेक्ट के बारे में बात करने लगते हैं। मूर्ति कहता है कि बताओ, तुम्हारे पास ऐसा कौन सा नया आइडिया है जो मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट पर अपना पैसा लगाऊं? अगर मुझे तुम्हारा कॉन्सेप्ट पसंद आया तो ही मैं तुम्हें पैसे दूंगा और हम आगे साथ मिलकर काम करेंगे। अब दीपक कहता है कि सर, मेरा आइडिया आपको जरूर पसंद आएगा। और वो बताता है कि हमारे इंडिया की महिलाएं अलग अलग तरह की साड़ियां पहनती है, जैसे कि बंगाली, गुजराती, मराठी एक्सेट्रा। अब ऐसे ही अलग अलग इंडियन साड़ी पहनने का जो स्टाइल है ना, तो इन सभी साड़ियों को एक लड़की को पहनाकर हम हमारे कल्चर को प्रमोट कर सकते हैं, उसका एक म्यूजिक वीडियो बनाकर। और सर, यही मेरा कॉन्सेप्ट है। अब उसके बाद आगे दीपक और भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हुए प्रोड्यूसर को समझाता है और अब प्रोड्यूसर मूर्ति को यह आइडिया बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है। वो कहता है कि आपका आइडिया मुझे बहुत ही अच्छा लगा और इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही सुंदर हीरोइन भी दूंगा, और वो हीरोइन है ये लड़की, इसका नाम है रिया। लेकिन उस लड़की को देखकर दीपक कहता है कि नहीं हो पाएगा सर, ये लड़की हमारे कॉन्सेप्ट के लिए फिट नहीं हो रही है। लेकिन प्रोड्यूसर मूर्ति कहता है कि नहीं नहीं, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, हीरोइन तो यही लड़की बनेगी। अब दीपक को ये बात अच्छी नहीं लगती है, तो वो कहता है कि सर, मैं आपको सोचकर बताता हूँ। ऐसा कहकर वो वहां से जाने लगता है। लेकिन मूर्ति उसे कहता है कि तुम कहीं भी जाओ, लेकिन तुम्हें आखिरकार मेरे पास ही आना होगा। अब उसके बाद रात को हम देखते हैं कि दीपक और उसके दोस्त एक जगह पर बैठकर इसी प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं। दीपक का दोस्त रमेश कहता है कि देख दीपक, ये हमारा पहला ही मौका है, इसलिए हमें इसे गंवाना नहीं चाहिए। दूसरा फ्रेंड टोनी कहता है कि इस प्रोजेक्ट पर हमने कितनी मेहनत की है यार। लेकिन दीपक कहता है कि जो लड़की मैंने सोची थी, अगर वैसी हीरोइन हमें नहीं मिली तो हमारा म्यूजिक वीडियो कैसे अच्छा बनेगा। लेकिन उसके दोस्त उसे कहने लगते हैं कि दीपक, हम लोग यहाँ पर किस लिए आए हैं? तू एक अच्छा डायरेक्टर बन सके, मैं एक अच्छा कैमरामैन बनना चाहता हूँ, और ये सभी लोग अच्छे टेक्नीशियन बनकर अपना काम करना चाहते हैं। और ये सब कुछ करने के बाद जब हमें हमारे प्रोजेक्ट मिलेंगे, तब तुम उसमें अपना पर्सनल टच देने के बारे में सोचना, और हमें कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी होगी, थोड़ा बहुत तो कॉम्प्रोमाइज करना ही होगा। अब यहाँ पर अपने दोस्तों की बातें सुनकर दीपक आखिरकार मान ही जाता है। अब उसके अगले दिन दीपक प्रोड्यूसर मूर्ति के पास पहुंच जाता है। मूर्ति उसे देखकर कहता है कि मैं जानता था तुम यहाँ पर जरूर आओगे, ये लो चेक, इतने पैसे में तुम्हारा सॉन्ग बनकर रेडी हो जाएगा, और अगर और भी पैसे चाहिए तो मुझसे मांग लेना, लेकिन सॉन्ग एक नंबर बनना चाहिए। तो अब दीपक उस चेक को लेकर वहां से चला जाता है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि 4-5 लोकेशन को ढूंढने के बाद दीपक और उसके दोस्तों को शूटिंग के लिए कोई भी जगह मिल नहीं रही थी, और अब आखिरकार ये लोग एक बहुत ही पुराने बंगले के पास आ जाते हैं। उन्हें ये जगह थोड़ी सी पसंद आती है, लेकिन उस बंगले का गेट बंद था और आवाज देने पर भी वहां अंदर से कोई बाहर नहीं आता। लेकिन तभी अचानक वहां पर एक बूढ़ा आदमी आता है, जिसका नाम होता है रामनाथ। वो इन लोगों से कहता है कि आप लोग यहाँ पर क्यों आए हो? दीपक कहता है कि हम इस बंगले में शूटिंग करना चाहते हैं, क्या एक हफ्ते के लिए ये बंगला हमें मिल सकता है? जिस पर रामनाथ कहता है कि मैं यहाँ का वॉचमैन हूँ और यहाँ पर कोई नहीं रहता, इसलिए ये जगह आपको नहीं मिल सकती है। दीपक कहता है कि अच्छा, आप मुझे इस बंगले के मालिक का नंबर दे दीजिए, मैं उनसे बात कर लूंगा, या फिर थोड़े पैसे लेकर आप हमारा काम कर दीजिए। तो पैसे की बात सुनकर रामनाथ इसके लिए मान जाता है। अब ये लोग बंगले के अंदर जाते हैं और ये बंगला बहुत ज्यादा बड़ा और डरावना होता है। शूटिंग करने के लिए दीपक और उसके दोस्तों को ये बंगला बहुत ज्यादा पसंद आता है और वो यहीं पर रहकर शूटिंग करने का फैसला करते हैं।
दीपक रामनाथ को बताता है कि हमें ये बंगला अच्छा लगा, इसीलिए कल से ही हम यहाँ पर शूटिंग करना शुरू कर देंगे। रामनाथ कहता है कि ठीक है, लेकिन सभी लोग जरा संभल कर रहना। अब वहाँ से दीपक और उसके दोस्त निकल जाते हैं और रात को ये सभी लोग एक पार्टी में आते हैं। यहाँ पर एक खूब एंजॉय करते हैं और उसके बाद अपने घर पर चले जाते हैं। अब उसके अगले दिन हम देखते हैं दीपक अपनी पूरी टीम को लेकर उस बंगले में पहुंच जाता है। हम यहाँ पर देखते हैं कि दीपक के साथ बहुत सारे लड़के लड़कियाँ, मेकअप आर्टिस्ट, स्पॉट बॉय सभी लोग यहाँ पर आ जाते हैं। अब यहाँ रात को दीपक अपने दोस्तों के साथ मिलकर कल की शूटिंग के बारे में डिस्कस कर रहा होता है। तभी उसका दोस्त रमेश वहाँ पर दारू पीकर आ जाता है। दीपक उसे कहता है कि अरे यार, कल हमें सुबह 7 बजे से शूटिंग शुरू करनी है, आज की रात के लिए तो दारू मत पिया कर। लेकिन रमेश कहता है कि तू टेंशन मत ले, कल सभी लोग टाइम पर आ जाएंगे और हमारा काम भी अच्छे तरीके से हो जाएगा। और अब उसके बाद ये सभी लोग सो जाते हैं। तभी यहाँ रात को हम बंगले के बाहर देखते हैं कि यहाँ पर काम करने के लिए आया हुआ एक लड़का और लड़की प्यार भरी बातें करने के लिए बंगले के आसपास से घूमने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक एक सफेद साड़ी पहनी हुई आत्मा उनके सामने से निकल जाती है और ये दोनों उसे देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। खैर, अब उसके दूसरे दिन हम देखते हैं शूटिंग शुरू हो जाती है, लेकिन उस हीरोइन रिया को डांस करना ही नहीं आ रहा था। ये देखकर दीपक थोड़ा गुस्सा हो जाता है और डांसर से कहता है कि अरे यार, उसे अच्छे से सिखाओ, इसे तो एक सिंपल सा स्टेप भी करना नहीं आता और चली बड़ी हीरोइन बनने। और तभी वहाँ पर एक औरत लकड़ियाँ लेकर वहाँ से जा रही होती है। दीपक उस औरत को देखता है और कहता है कि यहाँ पर आसपास रहने वाले लोग भूत जैसे ही दिखाई देते हैं। अब दीपक यहाँ पर शूटिंग कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर कार से एक बहुत ही खूबसूरत लड़की उतरती है और दीपक तो उसे देखकर बस देखता ही रह जाता है। वो कहता है कि मुझे मेरी हीरोइन मिल गई, ये तो मैत्री है, यूएस की टॉप मॉडल। अब मुझे ये गाना करना है तो इसी लड़की के साथ। अब यहाँ पर रामनाथ मैत्री के पास आता है और उसे पूछता है कि बेटी, तुम तो पिछले हफ्ते आने वाली थी ना। मैत्री कहती है कि वो पिछले हफ्ते मेरी फ्लाइट मिस हो गई थी, इसलिए मैं इस हफ्ते आ गई। और अब वो दोनों ही घर के अंदर जाने लगते हैं। तभी अचानक मैत्री के सामने एक पागल बंदा आ जाता है, जिसे देखकर वो डर जाती है। रामनाथ कहता है कि बेटी, तुम इससे मत डरो, ये तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा, इसके बारे में मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। तो अब मैत्री अपने कमरे में आ जाती है। उसके बाद वो थोड़ा फ्रेश अप हो जाती है और फिर अपने दादा परदादाओं की फोटोज देखने लगती है। दरअसल दोस्तों, ये बंगला और यहाँ के आसपास की जगह मैत्री के दादाजी की होती है और वो इस जायदाद के सिलसिले में ही कुछ काम निपटाने के लिए यहाँ पर आई हुई थी। अब तभी मैत्री को उसकी फ्रेंड का कॉल आता है और वो उसके साथ बातें करने में बिजी हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि उसके ऊपर जो शैंडलियर लगा होता है वो अपने आप ही हिलने लगता है और अचानक ही मैत्री के सिर पर गिरने वाला था कि तभी मैत्री थोड़ा सा साइड हो जाती है, जिस वजह से उसकी जान बच गई थी। अब ये सारी आवाज सुनकर सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं और देखने लगते हैं कि यहाँ पर अचानक क्या हो गया। अब मैत्री घबरा कर वहाँ से चली जाती है, लेकिन दीपक भी उसके पीछे पीछे जाता है। वो उसके पास आकर कहता है कि क्या आप अभी भी उसी घटना के बारे में सोच रही है? छोड़िए उसे, वो एक कोइंसिडेंट था। आप वही यूएस की टॉप मॉडल मैत्री है ना? मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूँ। दरअसल मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और आपसे मिलकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। और यहाँ पर जो शूटिंग हो रही है ना, उसे मैं ही डायरेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर जो दादाजी रहते हैं उन्होंने ही हमें परमिशन दी है। अब ये सब कुछ सुनकर मैत्री कहती है कि अरे रुको रुको, कितना बोलोगे, थोड़ा मुझे भी बोलने दो। आपसे मिलकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा, आपकी बातों से मुझे अपनापन महसूस हुआ। थैंक यू मेरे मूड को अच्छा करने के लिए। आज से हम दोनों फ्रेंड हैं। अब उसके बाद आगे मैत्री कहती है कि मैं यहाँ पर किसी काम के सिलसिले में आई हूँ, 10-15 दिन में मेरा काम हो जाएगा। अब मुझे कल शहर जाना है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? क्या कल आप मेरे साथ चल सकते हैं? तो अब दीपक उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बंगले के नीचे से उन्हें कोई देख रहा होता है। खैर, अब उसके अगले दिन हम देखते हैं ये दोनों गाड़ी में बैठकर शहर के एक वकील के पास आ जाते हैं। मैत्री अंदर जाती है और एक वकील से मिलती है। वो वकील बंगले और जमीन के जायदाद के पेपर्स रेडी करके उसे दे देता है। यहाँ बाहर दीपक को उसके दोस्त का कॉल आता है और वो उससे पूछता है कि अरे यार, शूटिंग हम कब तक शुरू करेंगे? दीपक कहता है कि हम शूटिंग दोपहर के बाद शुरू करेंगे, तब तक तुम सभी लोगों की रिहर्सल ले ले। अब जायदाद के पेपर लेने के बाद मैत्री और दीपक वहाँ से एक अनाथ आश्रम पहुँचते हैं। अनाथ आश्रम पहुंचकर मैत्री वहाँ के लोगों से और बच्चों से मिलती है। वहाँ के बच्चों के लिए वो कुछ पैसे दान भी कर देती है। दरअसल ये अनाथ आश्रम उसके दादाजी ने ही बनवाया था। अब उसके बाद दीपक मैत्री को शहर के बहुत बड़े साड़ी की दुकान पर लेकर जाता है। वो उसे बताता है कि यहाँ पर हमारे देश की सभी प्रकार की साड़ियाँ मिलती है, मुझे लगता है कि तुम भी एक साड़ी को ट्राई करो। और वो उसे एक साड़ी पहनने के लिए दे देता है। अब मैत्री भी खुशी से साड़ी पहनकर बाहर आती है और वो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। अब इसी मौके का फायदा उठाते हुए दीपक उसे कहता है कि तुम तो इस साड़ी में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो,
दरअसल वो क्या है ना, जो गाना मैं शूट कर रहा हूँ उसमें हम लड़की को इंडिया की अलग अलग साड़ियाँ पहनाकर वो गाना शूट करने वाले हैं और इसके जरिए हम हमारे कल्चर को प्रमोट करना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि उस सॉन्ग की हीरोइन तुम बनो। अब मैत्री तो पहले मना कर देती है, लेकिन दीपक के बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर वो आखिरकार मान ही जाती है, क्योंकि दीपक ने भी उसकी बहुत ज्यादा मदद की थी। और ये बात सुनकर दीपक भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि दोपहर से गाने की शूटिंग शुरू हो जाती है और यहाँ पर रिया की बजाय मैत्री उस सॉन्ग का शूटिंग करने लगती है। अब रिया और उसकी माँ ये सब कुछ देखते हैं और उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए वो तुरंत ही प्रोड्यूसर मूर्ति को कॉल करते हैं और यहाँ पर जो भी हो रहा है उसके बारे में बताते हैं। मूर्ति कहता है कि ये तुम दोनों क्या कह रही हो, जरा उस डायरेक्टर को फोन दो। तो उस फोन को दीपक का दोस्त रमेश ले लेता है और दीपक उससे कहता है कि मुझे उससे बात नहीं करनी, तो कुछ भी बहाना बनाकर फोन को कट कर दे। लेकिन यहाँ पर मूर्ति किसी की भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता। वो कहता है कि अगर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं खुद वहां पर आ जाऊंगा, और ऐसा कहकर वो फोन को कट कर देता है। अब उसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि प्रोड्यूसर मूर्ति उस लोकेशन पर पहुंच जाता है। रिया उसे कहती है कि देखो ना डार्लिंग, ये लोग क्या कर रहे हैं, इन्होंने मुझे गाने से हटा दिया। मूर्ति कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं देखता हूँ। लेकिन जब वो वहां पर जाकर हीरोइन को देखता है तो उसके तो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसने इतनी सुंदर हीरोइन को पहली बार देखा था और अब मॉडल मैत्री की वजह से उसका सॉन्ग सुपर हिट होने वाला था। इसलिए वो रिया और उसकी माँ से कहता है कि देखो, अब मैं तुम लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकता, तुम दोनों बैक डांसर बनकर काम करो, जाओ। और वो दीपक से कहता है कि डायरेक्टर साहब, ये लड़की कौन है, जरा हमें भी तो मिलवाइए उससे। तो अब दीपक मैत्री को प्रोड्यूसर से इंट्रोड्यूस करवाता है और अब प्रोड्यूसर मूर्ति खुश होकर कहता है कि मुझे एक बहुत ही बढ़िया हीरोइन मिलने की वजह से आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, इसलिए आज रात मेरी तरफ से सभी लोगों को पार्टी। और अब उसके बाद हम देखते हैं कि रात को ये सभी लोग मिलकर बहुत ही बढ़िया पार्टी करने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक मूर्ति वहां पर एक लड़की को भागते हुए देखता है। वो लड़की भागते हुए अचानक पेड़ से टकरा जाती है और वहां पर गिरकर कहीं गायब हो जाती है। अब ये सब कुछ देखकर प्रोड्यूसर मूर्ति तो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और तुरंत ही अपनी कार लेकर वहां से चला जाता है। अब उसके अगले दिन हम देखते हैं कि एक मेकअप आर्टिस्ट जिसका नाम पांडु होता है, वो संध्या नाम की एक लड़की के साथ प्यार करता है। वो संध्या के सामने अपने प्यार का इजहार करता है, लेकिन संध्या इसके लिए सीरियसली नहीं थी और अब पांडु भी उसका पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। तो संध्या उसे कहती है कि ठीक है, तुम रात को मेरे कमरे में आ जाओ, मैं तुम्हें प्यार का असली मतलब समझाऊंगी। और ये सुनकर पांडु बहुत ज्यादा खुश रहता है। अब शूटिंग होने के बाद रात हो जाती है और यहाँ पांडु संध्या के कमरे में आ जाता है। वहाँ पर और भी लड़कियां सो रही होती है, तो संध्या अपना मुंह ढककर सो रही थी। पांडु उसका चादर हटाता है तो तभी संध्या भूत बनकर उसे डराती है और पांडु भी उसका चेहरा देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। और ये सब कुछ देखकर वहाँ पर मौजूद सारी लड़कियां हंसने लगती है, इसीलिए गुस्से में आकर पांडु वहाँ से चला जाता है। अब उसके दूसरे दिन हम देखते हैं कि सभी लोग शूटिंग कर रहे होते हैं और उसके बाद दीपक वहाँ पर ब्लैक मैजिक वाला कुछ सामान देखता है जो कि एक पेड़ के नीचे किसी ने रखा होता है। वो गुस्से में कहता है कि ये सब कुछ किसने किया। तो उसके दोस्त और बाकी के लोग कहते हैं कि हमें कुछ पता नहीं है सर। दीपक कहता है कि जल्दी से जल्दी इसे हटाओ मेरी नजरों के सामने से। अब रात हो जाने के बाद दीपक अपने कमरे में बैठकर वीडियो को एडिट कर रहा होता है, लेकिन तभी अचानक उसे बंगले के बाहर से कुछ अजीब सी आवाजें आती है और कुछ रोशनी जैसा उसे दिखाई देता है। फिर वो बाहर जाकर देखता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। तो वही इधर मैत्री भी अपने कमरे में सो रही होती है और उसे भी ऐसा महसूस होता है कि किसी आत्मा का साया उसके कमरे में घूम रहा है। तभी उसकी आंख खुलती है और वह आसपास देखती है, लेकिन वहाँ पर भी कोई मौजूद नहीं था। लेकिन हम बंगले के बाहर किसी काले साये को देख पाते हैं। लेकिन अब जैसे तैसे करके मैत्री घबरा कर सो जाती है। उसके अगले दिन मैत्री शूटिंग के दौरान दीपक से कहती है कि दीपक, कल रात मुझे ऐसा लगा कि मेरे कमरे में कोई आया था, मुझे अब यहाँ पर थोड़ा डर लगने लगा है। दीपक कहता है कि अरे यार, तुम टेंशन मत लो, ये सब कुछ तुम्हारा वहम होगा, छोड़ो, भूल जाओ, तुम अपनी रिहर्सल करो और अपने गाने पर फोकस करो। लेकिन कल रात को दीपक ने भी कुछ अजीब सा महसूस किया था, तो वो भी थोड़ा सोचने लगता है कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। यहाँ इस तरफ प्रोड्यूसर मूर्ति रमेश को कॉल करके पूछता है कि वहाँ पर सब कुछ ठीक तो है ना। रमेश कहता है कि हाँ सर, शूटिंग बढ़िया चल रही है, थोड़ी दिनों में ये सॉन्ग कंप्लीट हो जाएगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि पांडु फिर से संध्या के पीछे पड़ जाता है। वो उसे कहता है कि संध्या, तुमने मुझे डराया, लेकिन मैंने उस बात का बुरा नहीं माना। देखो संध्या, मैं तुमसे सच में बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। और अब पांडु की ऐसी बातें सुनकर संध्या भी उसके प्यार को समझ जाती है। वो उसे कहती है कि शाम को 7 बजे बंगले के पीछे मुझसे आकर मिलना, मैं वहीं पर आकर तुम्हें अपना जवाब दे दूंगी। तो पांडु ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश रहता है।
यहाँ सिर्फ दीपक मैत्री को बताता है कि अभी हमारे 2 ही शॉट बचे हैं और शाम तक हमारी शूटिंग पूरी हो जाएगी, फिर हम इस गाने को देख सकते हैं। अब ये बात सुनकर मैत्री भी बहुत ज्यादा खुश रहती है। उसके बाद दीपक अपने दोस्त रमेश से कहता है कि देख, आज हमारी शूटिंग खत्म हो जाएगी तो तुम रात को सभी लोगों के लिए बिरयानी की पार्टी रख। तो उसी तरह से रमेश पार्टी के अरेंजमेंट कर देता है। अब उसके बाद रात को हम देखते हैं सभी लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करते हुए पार्टी कर रहे होते हैं और यहाँ बंगले के पीछे पांडु संध्या का इंतजार करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर वो कुछ ऐसी चीज देखता है जिससे कि उसे बहुत बड़ा शॉक लगता है और हार्ट अटैक की वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब संध्या वहाँ पर आती है लेकिन पांडु को मरा हुआ देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। अब उसके अगले दिन हम देखते हैं एम्बुलेंस वहाँ पर आती है और पांडु की लाश को ले जाती है। अब ये सब कुछ देखकर उनका पूरा यूनिट बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि इतने अच्छे माहौल में उनका पूरा शूटिंग कंप्लीट हुआ था और लास्ट में ये अनहोनी घटना हो गई। अब उसके बाद सभी लोग अपनी पैकिंग करते हैं और इस बंगले से जाने लगते हैं। शूटिंग खत्म होने की वजह से दीपक भी वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी मैत्री उससे कहती है कि दीपक, मुझे यहाँ पर कुछ और 2-4 दिन के लिए रुकना होगा और इस बंगले में अकेला रहने में मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, इसलिए क्या तुम मेरे साथ यहाँ पर रह सकते हो? मेरे जाने के बाद तुम भी यहाँ से चले जाना। तो अब दीपक भी उसकी मदद करने के लिए यहाँ पर मान जाता है। अब उसी रात को दीपक जब सो रहा होता है तब उसे फिर से बाहर से कुछ अजीब सी आवाज आती है। इस बार वो बाहर जाकर देखता है तो किसी झाड़ी के अंदर उसे एक पागल लड़का वहाँ पर खाना खाता हुआ दिखाई देता है। अब उसे देखकर उसे कुछ समझ नहीं आता, इसलिए दीपक फिर से बंगले में आकर सो जाता है। अब उसके अगले दिन हम देखते हैं दीपक उस बंगले में मैत्री को ढूंढने लगता है, लेकिन बंगले में उसे मैत्री कहीं पर भी नहीं मिलती। ये देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। फिर वो मैत्री को ढूंढने के लिए आसपास के एरिया में चला जाता है, जहाँ पर उसे एक मंदिर दिखाई देता है और उसी मंदिर में देवी की पूजा करने के लिए मैत्री यहाँ पर आई हुई थी। पूजा करने के बाद वो दोनों फिर से उस बंगले में वापस आ जाते हैं। फिर रात को हम देखते हैं मैत्री उस बंगले के एक स्टोर रूम में जाती है, जहाँ पर उसे एक बहुत ही पुराना वायलिन दिखाई देता है। अब वो उस वायलिन को अपने हाथ में लेती है और अपने आप ही बजाने लगती है। वो वायलिन बजाने में खो जाती है और उसके अगले पर हम देखते हैं तो मैत्री एक कब्र के ऊपर बैठकर अजीब तरीके से वो वायलिन बजा रही थी। तो अब दीपक उसका आवाज सुनकर वहाँ पर पहुँच जाता है। वो मैत्री को होश में लाता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर इतनी रात गए क्या कर रही हो? अब मैत्री सोचने लगती है कि मैं यहाँ पर कैसे आ गई, उसे भी कुछ समझ नहीं आता, इसलिए दीपक उसे बंगले में लेकर आता है। अब उसके अगले दिन रात को दीपक मैत्री को थैंक यू कहता है कि उसने दीपक के म्यूजिक वीडियो में काम करने के लिए हाँ कर दिया। अब उनका वीडियो पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका था, तो वो दोनों बैठकर उस वीडियो को देखने लगते हैं और हम देखते हैं कि ये वीडियो बहुत ही अच्छा बना होता है। जो डांस और सॉन्ग के शॉट उन्होंने लिए थे वो बहुत ही परफेक्ट लग रहे थे और मैत्री को भी ये म्यूजिक वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आता है। फिर उसके बाद मैत्री कहती है कि ठीक है, चलो अब मैं सोने के लिए जाती हूँ। वो गुड नाइट कहकर सोने के लिए चली जाती है। दीपक उसे जाते वक्त कहता है कि ओके, अपना ख्याल रखना। अब दोस्तों उसके बाद 2-4 घंटे बीत जाते हैं। हम देखते हैं कि मैत्री अपने कमरे में सो रही होती है, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर एक आदमी आकर मैत्री के ऊपर जानलेवा हमला करता है। अब मैत्री जैसे तैसे उस आदमी से बचते हुए दीपक को आवाज लगाती है। दीपक भी अपनी नींद से जाग जाता है और उस आदमी से फाइटिंग करने लगता है। हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच बहुत ही जबरदस्त हाथापाई होती है, लेकिन बहुत ज्यादा मारपीट करने के बाद आखिरकार दीपक उस आदमी को इतना मारता है कि उस बंगले के बाहर आकर उस आदमी की मौत हो जाती है। तभी वहाँ पर रामनाथ चाचा और वो पागल आदमी आता है और उस मरे हुए इंसान को देखने लगता है। और दोस्तों यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये मरा हुआ आदमी और कोई नहीं बल्कि रामनाथ चाचा का ही बेटा होता है। जी हाँ दोस्तों, वो इस हवेली और आसपास की जगह को अपने नाम पर करवाना चाहता था, इसलिए उसने एक तांत्रिक का सहारा भी लिया ताकि यहाँ पर शूट करने के लिए आए लोग बहुत ज्यादा डर जाए, क्योंकि अगर लोग डर जाएंगे तो सभी लोग यहाँ से भाग जाएंगे। लेकिन इतना करने के बावजूद भी कोई भी लोग नहीं डरते, तो इसलिए रामनाथ का बेटा उस पांडु को जान से ही मार देता है ताकि पांडु की मौत से इन लोगों के अंदर डर फैल जाए। और ऐसा होता भी है। पांडु की मौत के बाद ये सभी लोग यहाँ से डर के मारे चले जाते हैं, लेकिन मैत्री और दीपक यहीं पर रुक गए थे। और दोस्तों मैत्री यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को एक अनाथ आश्रम बनाकर लोगों की मदद करना चाहती थी, लेकिन रामनाथ के बेटे को ये जगह तो किसी को भी नहीं देनी थी और इसीलिए उसने मैत्री को मारने का प्लान बनाया। लेकिन दीपक ने मैत्री की जान बचाई और रामनाथ के बेटे को मार डाला। रामनाथ चाचा ने अपने बेटे को समझाया था कि ये प्रॉपर्टी हमारी नहीं है बेटा, हम बस इस प्रॉपर्टी की देखरेख करते हैं, लेकिन उसके बेटे ने उसकी बात नहीं मानी और आज वो यहाँ पर मारा गया। खैर अब उसके अगले दिन हम देखते हैं शहर का वो वकील और जज बंगले के पास आते हैं
और मैत्री के दादाजी की भी आखिरी इच्छा यही थी कि वो गुजर जाने के बाद इस जगह को एक वृद्धाश्रम बनाया जाए और बूढ़े लोगों की सेवा की जाए। और इसीलिए मैत्री भी इस बंगले को अनाथ आश्रम बनाने का फैसला करती है। वो सारे पेपर्स पर साइन करके वकील को दे देती है और यहाँ पर अनाथ आश्रम चलाने के लिए कुछ लोगों को भी अपॉइंट कर देती है। और मैत्री यहाँ से जाते वक्त रामनाथ चाचा को इस घर की पूरी जिम्मेदारी दे देती है। अब दोस्तों कहानी के एंड में हम देखते हैं कि दीपक और मैत्री अपने अपने रास्ते जाने लगते हैं। तो दीपक मैत्री से कहता है कि मैत्री, तुम यहीं पर मॉडलिंग क्यों नहीं करती? यहाँ पर रहकर भी तुम बहुत बड़ी स्टार बन सकती हो। लेकिन मैत्री कहती है कि नहीं, मेरे लिए यूएससी ठीक है। चाहो तो तुम वहाँ पर आकर मेरे साथ बहुत सारे म्यूजिक वीडियो शूट कर सकते हो और वहाँ पर अपना करियर भी बना सकते हो। लेकिन दीपक कहता है कि नहीं, जैसे तुम्हारे लिए यूएस ठीक है वैसे ही मेरे लिए इंडिया ठीक है। मैं यहीं पर रहकर एक अच्छा डायरेक्टर बनकर दिखाऊंगा। और दोस्तों इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और दोस्तों अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।